गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सामाजिक ज्ञान की इस क्लास में हम मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। कुछ क्लास में हमने इसके विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ उदाहरण दिए थे। उन उदाहरणों के द्वारा हमने ये समझाया था कि व्यक्ति को पैसों का उपयोग कहाँ करना होता है। एक उदाहरण था जिसमें एक व्यक्ति जो मार्केट की पूरी समझ रखता है, मार्केट में पकड़ भी अच्छी है, व्यापार के नियम भी जानता है, उसको अपना कैरियर बनाने के लिए व्यवसाय करना है। परंतु समस्या ये रहती है कि उसके पिता एक कृषक हैं जो सिर्फ अपने परिवार की आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाते हैं। इसलिए अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है। एक दूसरा उदाहरण हमने उस समय देखा था कि एक व्यक्ति और है जो एक कंपनी में कार्यरत है, फैक्ट्री में काम करता है। उस पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसको पैसों की आवश्यकता है, लेकिन वो अपनी फैक्ट्री से इतना नहीं कमा पाता कि अपने परिवार की वो जिम्मेदारी पूर्ण कर सके। यानी अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास पैसा चाहिए। पैसा है नहीं, उसको अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे की आवश्यकता। एक उदाहरण हमने ये भी देखा था कि एक दंपति है, नितेश और चांदनी, जो दोनों ही सरकारी सेवा में है। एक बैंक में है, एक सरकारी सेवा में है। पुश्तैनी जायदाद भी काफी अच्छी है उनके पास और काफी मितव्ययी है। जो भी उनकी इनकम होती है उसमें से उसका एक छोटा सा हिस्सा वो अपने खर्चे के लिए खर्च करते हैं। जो अपनी उनकी दैनिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। बाकी पैसा उनके पास खर्च। तीन स्थिति अपने पास में आ गई। पहली दो स्थितियों में व्यक्तियों को, एक को अपने व्यापार प्रारंभ करने के लिए, एक को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। तीसरी स्थिति में उनका जो दंपति हैं, उन दंपति के पास जो उनकी इनकम है वो व्यय से अधिक है। यानी आय है जो व्यय से अधिक है। जब आय व्यय से अधिक होती है, खर्चों से अधिक होती है, तब बचत। तो उनको अपनी बचत पर लाभ मिले या बचत पर ब्याज मिले, तो वो ऐसी स्थिति में एक जगह ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे वो अपनी बचत को जमा करा सके। पहली दो स्थिति में दोनों व्यक्ति ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो उनको पैसा दे सके, कर्जा दे सके, ऋण दे सके। और दूसरी स्थिति में, तीसरी स्थिति में व्यक्ति जो परिवार है, वो परिवार जगह ढूंढ रहा है कि वो अपनी बचत को जमा कर सके ताकि उनकी बचत से भी उनको ब्याज मिल सके। तो तीनों ही स्थिति की बात करें बच्चों, तीनों ही स्थिति में ये जो इनके उद्देश्य है, ऋण लेने का और अपनी बचत को जमा करने का, ये तीनों ही स्थिति में उनको एक स्रोत की आवश्यकता है कि जहाँ पे उस स्रोत के माध्यम से ये अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। तो जो स्रोत होते हैं वो स्रोत ही कहलाते हैं। एक ऐसा मतलब स्थान कहलाते हैं जहाँ इनके उद्देश्यों की पूरी पूर्ति हो। अब इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं।
एक भाग वो भाग जो सरकार के अंडर में आता है, जिसको सरकार चलाती है, एक भाग जो सरकार के अंडर में नहीं। इसलिए इन स्रोतों को संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत कहा जाता है। तो आज हम सात के संस्थागत और गैर संस्थागत जो स्रोत है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कि जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जिन लोगों की आय अधिक होती है, उनके खर्चे कम होते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास पर अभी भी तीसरा उदाहरण दिया था एक दंपति का, कि उनकी आय अधिक है और उनके खर्चे कम है। और इस आधिक्य में यानी आय तो उनकी अधिक है और व्यय है उनके कम, यानी उनके पास क्या होती है, बचत, यानी आय का क्या है, आधिक्य। ठीक है, आय अधिक है, आय का आधिक्य अधिक है। तो उन लोगों को अपनी आय के आधिक्य को, ठीक है, जमा करने के लिए एक स्थान चाहिए। दूसरा जो स्रोत होगा वो आय तो कम होगी, जो दूसरी स्थिति होगी आय कम होगी और व्यय अधिक होगा, तब उनके पास बचत नहीं होगी। ठीक है, अब बचत नहीं होगी, आय कम होगी और व्यय ज्यादा होगा, तो जो आधिक्य है यहाँ पे व्यय का आधिक्य है और यहाँ पे बचत का आधिक्य है। तो अपने इस आधिक्य को, यानी इस आधिक्य व्यय को पूरा करने यहाँ पे जो है कि यहाँ पे व्यय के आधिक्य, जो व्यय अधिक्य, इस आधिक्य को पूरा करने के लिए इस व्यय के आधिक्य को पूरा करने के लिए उनको की आवश्यकता होगी, उनको ऋण की आवश्यकता होगी। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर तो जो व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं, व्यापार करते हैं, या यूं कहें कि जिनके अच्छी नौकरियां हैं, सरकारी सेवा में है, अच्छी इनकम है, खर्चे भी कम है, तो उनको अपने आधिक्य को पूरा करने, आय का जो आधिक्य है उसको उचित स्थान दिलाने के लिए, उसको उचित स्थान, ठीक है, उसको उचित स्थान पर व्यय करने के लिए, उसका मतलब इन्वेस्ट करने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है। इनको अपने व्यय के आधिक्य को पूरा करने के लिए इनको ऋण की आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो व्यय का अधिक है, जरूरी है कि जिनका व्यय अधिक है या आय कम है, कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को अपना बिजनेस प्रारंभ करनी। एक स्थिति तो ये बता दी मैंने आपको कि कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि व्यक्ति को अपना बिजनेस प्रारंभ करने की, ठीक है, अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए या व्यवसाय को आगे बढ़ाने,
या तो व्यक्ति को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए या व्यक्ति को अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा बड़ा बिजनेस करने के लिए उनको ऋण की आवश्यकता होती है। और ऋण जिसको हम क्या कहते हैं, साख कहते हैं, इस जो भी उनको ऋण की आवश्यकता या साख की आवश्यकता है, इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है विभिन्न वित्तीय स्रोतों से, अभी कहां से होगी आवश्यकता पूरी, विभिन्न वित्तीय स्रोतों से। विभिन्न वित्तीय जो स्रोत है, इन स्रोतों से ये इनकी आवश्यकता पूरी होगी जो इनको कार्य करने के लिए प्रारंभ किए या व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आवश्यकता। दूसरी चीज मैंने तीसरा उदाहरण आपको दिया था कि जिनकी आय अधिक है और व्यय कम है, यानी जिनके पास बचत है, तो उनको अपनी बचत पर ब्याज कमाने के लिए ये उनको भी काय की आवश्यकता होगी, विभिन्न वित्तीय स्रोतों की आवश्यकता। यानी कुल मिला के जो चीज सामने आई अपने कि वो है वित्तीय स्रोत। तीन जो उदाहरण दिए थे आपको कि पहले दो उदाहरण में व्यक्तियों को ऋण चाहिए, तीसरे उदाहरण में उनको अपनी बचत जमा करानी है, तो उन दोनों ही चीजों के लिए व्यक्ति को काय की वित्तीय स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। इसके बारे में वो समझाते हैं आपको। वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, जो वित्तीय स्रोत है, वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं वह होती है जो वित्तीय लेन देन का कार्य वित्तीय लेन देन का कार्य कौन कौन से कार्य होते हैं वित्तीय लेन देन, जमा, ऋण, निवेश आदि संपन्न करते हैं। वित्तीय संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो वित्तीय लेन देन का कार्य, वित्तीय लेन देन का कार्य आपको पूंजी पर जमा करना है, पूंजी को ऋण के रूप में देना है, पूंजी का निवेश, ये कार्य संपन्न करती है, इनको वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। कौन कौन सी होती है, जैसे बैंक, सहकारी समिति, देसी बैंक या साहूकार। ठीक है, ये वित्तीय संस्थाएं होती है, बैंक, सहकारी समिति, ठीक है, देसी बैंक या साहूकार, ये वित्तीय संस्थाएं होती है जो विभिन्न लेन देन का कार्य करती है। और इन वित्तीय संस्थाओं, ये वित्तीय संस्थाएं हैं, इन वित्तीय संस्थाओं को सरकारी या गैर सरकारी रूप में बांटा जा सकता है।
इन संस्थाओं को क्या कह सकते हैं? जो भी संस्थाएं बताई मैंने, वित्तीय संस्थाएं बताई, बैंक, सहकारी समिति, देसी बैंकर, साहूकार, इन सभी संस्थाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, या तो ये सरकारी होंगी या ये गैर सरकारी। कौन सी सरकारी होती है, कौन सी गैर सरकारी होती है, उनके बारे में अपन बात करें। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी गैर संस्थाएं या संस्थागत। तो या संस्थाएं भी दो स्रोत होता है, संस्थागत और गैर संस्थागत, सरकारी या गैर सरकारी। जो संस्थागत स्रोत में आते हैं, जो संस्थागत संस्था में आती है, तो जो संस्थागत साख जो प्रदान करती है, लिखते गंगारूपों में आपको इस संस्थागत साख प्रदान करने वाली, संस्थागत साख प्रदान करने वाली संस्थाएं तथा तो भारतीय रिजर्व बैंक संस्थागत जो साख प्रदान करती है वो संस्था या तो सरकार के पास पंजीकृत होती है या भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत होती है। इनका जो नियमन होता है, इनका जो निर्देशन होता है, वो सब नियमन निर्देशन ये या तो सरकार के पास या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये किया जाता है। और ये सभी अपनी क्रियाओं के संबंध में, यानी जो भी कार्य होता है उन क्रियाओं के संबंध में अपने या तो सरकार को या भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करते हैं। यानी अपने कार्यों के प्रति ये संस्थाएं, जो संस्थागत स्रोत होते हैं, ये स्रोत या तो सरकार के प्रति या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, ये जो संस्थागत स्रोत है, इन संस्थागत स्रोत सिर्फ लाभ के लिए कार्य नहीं, ये जो कहें ये सिर्फ लाभ के लिए कार्य करते हैं, इन्हें कुछ महत्वपूर्ण जो सामाजिक दायित्व हैं इनके, उन महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्वों को पूरा भी करना पड़ता है। अब इनके जो महत्वपूर्ण जो सामाजिक दायित्व होते हैं, जैसे कमजोर जो वर्ग होता है, गरीब वर्ग होता है, उन कमजोर और गरीब वर्ग को साथ पढ़ना ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, या अपना कुछ भी व्यापार वो प्रारंभ करना चाहते हैं, उस व्यापार को वो प्रारंभ कर सके। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों के लिए, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन द्वारा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन द्वारा आर्थिक समानता स्थापित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उन कमजोर वर्ग के लिए वित्तीय समावेशन द्वारा ये जो आर्थिक समानता स्थापित करने
का प्रयास करना। और बच्चों यहाँ पे एक शब्द आया है, क्या आया है? वित्तीय समावेशन। ठीक है, ये वित्तीय समावेशन क्या होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। समाज के गरीब, कमजोर तथा पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के लोगों, देखो इस समाज के गरीब, कमजोर तथा पिछड़े वर्ग एवं निम्न आय वर्ग, निम्न आय वर्ग है, उन निम्न आय वर्ग के लोगों को वहनीय लागत पर वित्तीय इस समाज के गरीब, कमजोर तथा पिछड़े वर्गों एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को वहनीय लागत पर, यानी जिसको वो वहन कर सके, वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, उनको वित्तीय सेवाएं यानी उनको साथ प्रदान करके, ऋण प्रदान करके वित्तीय सेवाओं से जोड़ना, ताकि वो खुद भी कुछ अपना व्यापार, छोटा मोटा काम धंधा स्टार्ट कर सके, जोड़ना, वही क्या कहलाता है? वित्तीय समावेशन कहते हैं। इसके बाद बच्चों आगे बात करते हैं, जो अपन संस्थागत स्रोतों की बात कर रहे थे। इन संस्थागत स्रोतों में जो सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम होता है वाणिज्यिक बैंक। क्या होते हैं वाणिज्यिक बैंक, उनके बारे में चर्चा करते हैं। वाणिज्यिक बैंक की बात करें, हमने एक आपको तीसरा उदाहरण दिया था। उस तीसरे उदाहरण में हमने बताया था कि एक दंपति थे, नितेश और चांदनी, वो दोनों सरकारी सेवा में है, पुश्तैनी जायदाद में उनके पास अच्छी है। उनका व्यय मितव्ययी है दोनों, तो उनका व्यय भी यानी अपनी आय के बहुत कम हिस्से को अपने खर्च करते हैं, बाकी सब बचत। तो जो उनकी बचत है वो उस बचत को एक सुरक्षित स्थान पर रखना चाहते हैं, सुरक्षित, उनकी बचत सुरक्षित भी रहे और प्लस उस बचत पर उनको ब्याज भी प्राप्त। यानी बचत तो सुरक्षित है कि जो पैसा घर में रखेंगे पैसा तो डर रहता है, चोरी होने का डर रहता है, घूमने का डर रहता है, लेकिन बैंक में रखेंगे तो पैसा सुरक्षित रहता है।
और उस पर ब्याज भी मिलता है। और इन एनी कंडीशन, अगर कोई ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए कि उनको तुरंत पैसों की आवश्यकता हो, तो तुरंत बैंक से उनको अपना जमा किया हुआ पैसा भी मिल जाए। तो उनको एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है और ऐसे स्थान को पूरा करके कि ऐसे स्थान की जो जरूरत है, उस जरूरत को एक वाणिज्यिक बैंक पूरा करते हैं। ऐसे लोग जो अपनी बचत को जमा करना चाहते हैं, उस पर ब्याज कमाना चाहते हैं, और उनको अपनी बचत के डूबने का खतरा भी नहीं रह सकता। जो ऐसे कार्य हैं कि अगर और उनको आवश्यकता पड़ने पर वो अपना बचत वापस भी मिल जाए, कभी भी उनको वापस प्राप्त हो। तो इस तरीके के जो कार्य हैं, ये कार्य वाणिज्यिक बैंक संपन्न करते हैं। यानी कह सकते हैं अपन कि बैंक एक वित्तीय मध्यस्थ बैंक क्या है? एक वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका बैंक अदा करते हैं। ये जो बचत करने वाले हैं, ये जैसे दानवी जैसे लोग हैं, उनसे वो पैसा अपने बैंकों में जमा कर लेते हैं और उस जमा पैसे को मतलब सबसे ऐसे अपनी बचत वो अपने बैंकों में जमा कर लेते हैं और उस जमा रकम का एक निश्चित भाग वो हमेशा अपने बैंक में रखते हैं, ताकि कोई किसी भी वक्त अगर अपनी बचत को वापस लेना चाहे तो उसको वो वापस कर सकता है। अब ऐसा तो होता नहीं कि जिसने बचत करी वो जो भी वो बचत करेगा वो सारी बचत को एक ही दिन में वो वापस लेगा, या सारे के सारे एक ही दिन आएंगे। बचत करे उसमें से 1-2% तो पैसा लेने आते हैं, जो भी पूरा नहीं लेते, जो उनको आवश्यकता है वो ले लेते। तो वो उसके लिए कि कभी कोई आ जाए, यानी जो लोग आते हैं, तो एक निश्चित रकम जो उसके बैंक में जमा है उसका एक निश्चित प्रतिशत वो अपने बैंक में हमेशा रखे, और जो बाकी ज्यादा पैसा बच गया उस पैसे को वो जो पहली जो 2 स्थितियां मैंने आपको बताई थी, 2 उदाहरण बताए थे कि एक व्यक्ति को अपना व्यापार करने के लिए ऋण की आवश्यकता है, एक व्यक्ति को अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण की आवश्यकता है, तो वो उनको ऐसे व्यक्तियों को बैंक ऋण प्रदान करते हैं। अब इन बैंकों का जो खर्चा, हमने अभी बात करी कि बैंक सिर्फ लाभ के लिए कार्य नहीं करते, बैंक समाज सेवा के संबंधित कार्य करते हैं। क्योंकि वो पैसा जिनको ये कर्जा देते हैं या ऋण प्रदान करते हैं या साख प्रदान करते हैं, उन लोगों को ये अधिक दर पे ब्याज प्रदान करते हैं, जो इनके यहाँ बचत करते हैं उनको कम दर पे ब्याज देते हैं। जो ये दोनों का डिफरेंस, ब्याज लेने का और ब्याज देने का जो दोनों का डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस से ये बैंक अपने खर्चे चलाते हैं, अपने कर्मचारियों की सैलरी वगैरह देते हैं या बिल्डिंग का किराया देते हैं, अन्य जो भी इनके खर्चे होते हैं उन खर्चों को ये पूरा करते हैं। ये वाणिज्यिक बैंक एक तरह से अगर अपन बात करें तो वाणिज्यिक बैंक यह जमाकर्ता और इसको पैसे की आवश्यकता है, उस जमाकर्ता और पैसे की आवश्यकता वाले व्यक्ति के बीच एक मध्यस्थ, एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। अब और क्या सुविधा प्रदान करते हैं कि बैंक एक महत्वपूर्ण सुविधा ये भी प्रदान करते हैं कि बैंक एक महत्वपूर्ण सुविधा ये भी प्रदान करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर बचतकर्ता
आवश्यकता पड़ने पर बचतकर्ता अपनी जमा बचत को बैंक से निकाल भी सकता है। इसे जमा कहा जाता है। जो भी बचत उसकी बैंक में है, उसको अगर उसको आवश्यकता पड़े तो उसे वो बैंक से निकाल सकता है, और इसको हम जमा मांग या मांग जमा, इसको क्या कहा जाता है? मांग जमा कहा जाता है। यानी जो बैंक जो अपनी बचत उसने बैंक में जमा करने की है, उसको वापस निकलवाने को क्या कहते हैं? मांग जमा कहते हैं। और यह सुविधा है जो ये मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्ष्य होती है, यानी विनिमय का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है मांग जमा। इसमें व्यक्ति को आपने बैंक से या तो भुगतान बैंक से जैसे निकलवाने जाता है, तो या अपन किसी को पैसा देते हैं, या तो अपन उसको नगद रूप में पैसा देते हैं, या आपने सुना होगा चेक से भुगतान, या आपने अच्छी तरह से सुना होगा चेक से भुगतान। अगर अपन किसी को पैसा देना है तो अपन ने उसको पैसा या तो नगद दे दिया, या फिर उसको हमने उसको पैसा चेक से प्रदान कर दिया। यानी चेक से भुगतान के लिए क्या करना पड़ता है भुगतान करता को कि जिस भी बैंक में उसका खाता है, चेक से जो हम भुगतान करेंगे, जैसे मेरे को चेक से भुगतान करना है तो मैं जिस भी बैंक में मेरा खाता है उस बैंक के चेक से मैं भुगतान कर सकता हूँ। यानी जिसमें मेरा भुगतान है बैंक खाता है, वो एक मेरे को भुगतान करना है तो मैं उसका चेक का जो प्रारूप होता है उस बैंक का, उस प्रारूप को भरकर एक निश्चित रकम जो भी मेरे को भुगतान करनी है, उस निश्चित रकम को मैं निश्चित रकम के लिए चेक का चेक क्या है? चेक से भुगतान करने बाद तो चेक क्या है? मेरे को भुगतान करना है, दो तरीके से भुगतान कर सकता हूँ, या तो मैं चेक से भुगतान करूँ या नगद भुगतान। अगर मेरे को चेक से भुगतान करना है, एक प्रारूप रहता है, कागज का एक प्रारूप, कागज के ऊपर एक प्रारूप रहता है। आपकी किताबों में आप देख सकते हैं कि उसकी जो प्रिंट है, या आपने अपने घर में पापा के पास या मम्मी के पास चेक बुक देखी होगी, उसका थोड़ा बहुत प्रारूप अभी हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। जो उस चेक के माध्यम से व्यक्ति भुगतान कर सकता है। चेक क्या होता है बात ये करते हैं। चेक एक ऐसा आदेश पत्र है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नामित व्यक्ति को एक विशेष राशि भुगतान करने का आदेश देते हैं। चेक क्या है कि चेक एक ऐसा आदेश पत्र है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नाम कि मैंने किसी व्यक्ति को चेक से भुगतान करना है,
मेरे खाते से मैं उस चेक पर नामित, मैं उस व्यक्ति का नाम लिख दूंगा जिसको मेरे को भुगतान करना है। चेक पर नामित व्यक्ति को एक विशेष राशि, जो भी राशि भरूंगा वो 1000 रुपये, 500 रुपये, जो भी होगी, तो विशेष राशि भुगतान करने जब वो व्यक्ति उस चेक को लेकर बैंक के पास जाएगा, तो बैंक को एक तरह से मैंने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को एक विशेष राशि जो इस चेक में भर रखी है वो राशि आप इसको भुगतान कर दें। तो बैंक उसको, उस व्यक्ति को वो भुगतान कर दें। एक छोटा सा और चेक के बारे में आगे बात करता है कि सपोज करो किसी व्यक्ति ने एक चेक काटा, कि मान लो मैंने एक चेक काटा किसी व्यक्ति को देने के लिए, और चेक काटने के बाद मैंने उस व्यक्ति का उसमें नाम भी लिख दिया और साइड में ऐसे दो आड़ी तिरछी रेखाएं मैंने लिख दी। ऐसी दो आड़ी रेखाएं मैंने वहां पे तिरछी रेखाएं मैंने खींची। यानी ये तिरछी रेखाएं क्यों खींची मैंने? ये तिरछी रेखाएं मैंने इसलिए खींची, ये इस बात की सूचक है कि जो मैंने राशि उसमें भरी है और वो राशि उस बैंक, जिस व्यक्ति का उसमें नाम लिखा हुआ है, वो राशि उस व्यक्ति के खाते में ही है। वो व्यक्ति चाहे कि मैं नकद ले लूं, वो नकद नहीं होगा, वो राशि उस व्यक्ति के खाते में जमा हो जाएगी, बाद में व्यक्ति उसको अपने उससे निकाल सकता है। यानी एक बैंक के खाते से कि प्राप्त करता है, यानी जिसको मैंने चेक काटा, यानी जिसको चेक प्राप्त हुआ, उस प्राप्तकर्ता के खाते में ही वो राशि जाएगी। यानी वो व्यक्ति चाहे सीधा जाके बैंक के बोले ये राशि चेक मेरे नाम से है, आप इसको मेरे को नकद पैसे दो, ऐसा नहीं। पहले वो राशि उस व्यक्ति के खाते में जमा होगी और खाते में जमा होने के बाद फिर वो राशि चाहे तो व्यक्ति अपने खाते से विड्रॉ करता है। यानी बैंक में जब भी अपन चेक काटते हैं तो 7 तरह की पूर्तियां व्यक्ति को करनी पड़ती है उस चेक को भरते समय। कौन कौन सी पूर्तियां होती हैं उनको बात करते हैं। पहले तो ये हुई गई 2 समांतर तिरछी रेखाएं, यानी 2 समांतर तिरछी रेखाएं खींचे गए, जिसका मतलब होगा कि उक्त राशि उस व्यक्ति के खाते में जाए। दूसरी होगी उसमें जमा कराने का दिन, यानी एक डेट डली होगी, उस डेट से पहले व्यक्ति नहीं बैंक में, जैसे 4 दिन बाद की डेट है तो व्यक्ति 4 दिन पहले नहीं जा सकता, 2 दिन पहले ले जा सकता। जिस तारीख का चेक है उसी तारीख को वो व्यक्ति वहां पे जा सकता है। तीसरा होगा उसमें भुगतान प्राप्त करता, तो क्या होगा उसमें कि जिस मैंने चेक काटा तो मेरे को किसको चेक देना है, किसको भुगतान करना है, तो उस व्यक्ति का नाम होगा कि जिसको भुगतान मिला, भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम। फिर चौथी चीज होगी भुगतान की राशि, अंकों, जितनी राशि मेरे को देनी है उसको अंकों में मेरे को लिखना पड़ेगा। अगली चीज वही उसमें भुगतान की राशि शब्दों, जो भी भुगतान करूंगा उस भुगतान को मेरे को अंकों में और शब्दों में दोनों में लिखना पड़ेगा। फिर होगा चेक जारी करने वाले की खाता, जिसने चेक जारी किया है, जैसे मैंने चेक जारी किया तो मेरी खाता संख्या उस चेक पर होनी चाहिए। और जो अंतिम चीज हुई वो है चेक जारी करने
हुआ नहीं, चेक हस्ताक्षर। जिसने चेक जारी किया, जैसे मैंने चेक जारी किया तो मैं अपने हस्ताक्षर उसमें कर, यानी ये सारी पूर्तियां चेक को भरते समय करनी जरूरी होती है। ऐसी दो समांतर तिरछी रेखाएं लिखना, जमा कराने की जो तारीख है, ठीक है, जमा कराने की तारीख डालना, उसमें तारीख लिखना, जिस व्यक्ति को भुगतान करना है उस व्यक्ति का नाम लिखना, जितने राशि का भुगतान करना है उस राशि को अंकों में लिखना, जितनी राशि का भुगतान करना है उस राशि को शब्दों में भी लिखना। चेक जारी करने वाले की, मैंने चेक जारी किया तो मेरी बैंक की जो खाता संख्या क्या है वो खाता संख्या लिखना। आजकल के चेकों में तो अधिकतर प्रिंट होके ही आती है, बैंक की तरफ से जो चेक बुक आती है, चेक का जो प्रारूप आता है उसमें प्रिंट ही होते जाता है, और चेक जारी करने वाले के हस्ताक्षर उसमें ये करने होते हैं। जहाँ मैंने चेक जारी किया तो मैं उसमें हस्ताक्षर करूँ। एक प्रारूप के रूप में हम आपको बता देते हैं एक छोटा सा। इस तरह का एक प्रारूप बना रहता है बैंक का कि जहां पर इस साइड में तो बैंक का नाम लिखा हो जाता है, यहाँ दिनांक देती है, यहाँ पे लिखा रहता है बैंक, यानी उस व्यक्ति को देना पड़ता है जिस व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा उस व्यक्ति को देना पड़ता है बैंक टू धारक, ठीक है, जो धारक जो भी उस धारक का नाम होता है। यहाँ पे पहले तो अपन धारक का नाम आ जाएगा जो भी है, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे रुपये ही जाएंगे, यहाँ पे रुपये ही जाएंगे जो आपको शब्दों में लिखने पड़ते हैं। जितने भी रुपये आप लिखना चाहें वो शब्दों में लिखेंगे, फिर उसके बाद शब्दों में लिखकर फिर यहाँ पे लिखा होगा अदा करें, इतने रुपये अदा करें। यहाँ पे एक कॉलम बना आएगा, यहाँ पे आपको और आपको 500 रुपये 500 रुपये आपको अंकों में लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको शब्दों में लिखनी पड़ेगी। उसके बाद एक तरफ जहाँ पे अकाउंट नंबर होते हैं, जो अकाउंट नंबर अधिकतर बैंक से ही आते हैं, छपे छुपाए जाते हैं, और यहाँ पे एक और खाना बना रहता है जिस पर आपको साइन करने पड़ता है। और यहाँ पे अगर हम ऐसी आड़ी तिरछी रेखा लिखकर अकाउंट पे, तो वो चेक उस व्यक्ति के अकाउंट में ही जाएगा। कई बार बिना अकाउंट पे लिखे या बिना आड़ी रेखाएं लिखे तिरछी रेखाएं खींचे भी चेक जारी किए जाते हैं। ये चेक सेल्फ के होते हैं, इसमें उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता जिस व्यक्ति को पे करना है, यानी इसका मतलब होता है मैं खुद ही इस चेक के माध्यम से अपनी जमा रकम निकालना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे चेक काटना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, रिस्की हो सकता है, क्योंकि बाय द वे चेक गिर जाए ये भुगतान किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। क्या आप जिसको भुगतान देना चाह रहे हो आपने उसके नाम से नहीं काटा, सेल्फ का चेक दे दिया, तो उस व्यक्ति के लिए भी और उस व्यक्ति से इधर उधर घूम जाए गिर जाए तो वो व्यक्ति को भी जिस व्यक्ति को मिलेगा वो व्यक्ति उससे भुगतान उठा सकता है। ये चेक के संबंधित जानकारी थी बच्चों। आज की क्लास से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी जो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।